बहुत बहुत स्वागत है टीएस सिंहदेव जी आपका। आखिरी जो आपकी तस्वीरें सबने देखी वो ऑस्ट्रेलिया में एक विमान से स्काई डाइव करते हुए आपको देखा। मतलब राजनीति में कम एडवेंचर था कि आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ऐसी छलांग लगा दी। जीवन ही एडवेंचर है और ना खत्म होने वाले एडवेंचर है जब तक जीवन है। आपने साथ में ये भी कह दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चला जाऊंगा। अब वो दौर निकल गया। अब मतलब समय परिस्थिति ढल जाता है, आदमी कमजोर है, ढलना पड़ जाता है कई बार। तो इस बार मन का सारा भेदभाव भुलाकर चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस द्वारा। हाँ, मैं जो करता हूं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, व्यापार हो, मैं अपने मन से करता हूं। कोशिश करता हूं कि जितना कर सकूं क्षमता अनुसार करूं उसको। तो क्या इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी अपनी सरकार यहाँ? हाँ। किस आधार पर यकीन है आपको? काम बहुत हुए हैं, अप्रत्याशित से काम भी बहुत हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ को पहचान देने का काम वहां से अगर शुरुआत करें, कहाँ का छत्तीसगढ़, कौन सा छत्तीसगढ़, जंगलों वाला छत्तीसगढ़, नक्सल वाला छत्तीसगढ़, गांवों में रहते होंगे लोग, यहाँ भी कल्चर है, यहाँ भी भिन्नता है, इतने रिच कल्चर, दक्षिणी क्षेत्र का अलग, मध्य क्षेत्र का अलग, उत्तरी क्षेत्र का अलग, लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। और कई बार जब लोग ये पूछते थे, बड़े शहरों में जाते थे, छत्तीसगढ़, अच्छा कहाँ छत्तीसगढ़, हम लोग को भी मन में ये लगता था कि हीन भाव से तो नहीं देख रहे हैं, एक हमारी भी पहचान होनी चाहिए, हम लोग का भी अस्तित्व है, अच्छे भले लोग हैं। अगर सभ्यता के हिसाब से देखें, संस्कृति के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ यहाँ भी है, जंगलों के अलावा, धान के अलावा। बहुत प्राचीन जगह है, प्राचीन भी है और पर बहुत प्राचीन जी, बहुत अच्छे भी लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छे लोग, शांति प्रिय लोग, उद्यमी लोग, इंटेलेक्चुअल्स भी, हर प्रकार के लोग यहाँ हैं। तो वैसी पहचान भी छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए। शुरुआत यहाँ से हुई और चुनाव के पहले हम सब टारगेट्स रखते हैं, काम करने का मौका मिलेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उसमें से कई काम हुए, बड़े बड़े काम हुए जो लगता था कि कठिन होगा। धान के लोन को माफ करना बहुत बड़ा टारगेट था, करीब 10,000 करोड़ रुपए उसमें लगने थे। पहली बैठक मुख्यमंत्री जी ने ली कैबिनेट की, तो उसमें यही पूछा कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो अधिकारी भी हेजिटेट कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा नहीं, ये तो कहा है करना है। फिर हुआ। धान की खरीदी 2500 रुपया कम से कम क्विंटल हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। इस वर्ष तो करीब 2800 रुपए में होगा, 17 रुपया कम 2800 रुपए में। उस समय लोग उसको भी ऐसे ही कहते थे कि चुनावी वाली बात है, कहां से इतना पैसा लाएंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, बाकी क्या होगा। लेकिन कहा तो किया सरकार ने। पहले निर्णय में कैबिनेट के ये दोनों निर्णय लिए, और हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसमें बाधाएं भी आई कि आप अगर बोनस दोगे तो हम चावल नहीं खरीदेंगे आपका, इत्यादि, जितना पीडीएस का चावल है उतना ही खरीदेंगे। लिखित खाद्य विभाग भारत सरकार की ओर से पत्र भी आया कि अगर आपने बोनस दिया तो हम चावल नहीं खरीदेंगे, केवल पीडीएस का जितना आपका कोटा है चावल का उतना ही चावल हम लेंगे। तो इन चुनौतियों के बाद भी किसानों को जो कहा वो कर पाना आसान नहीं था। गन्ने की खेती है, लोगों ने कहा था कि हमको 355 रुपये मिलना चाहिए, हिंदुस्तान में वैसा रेट नहीं है, तो वो भी दे पाना बड़े निर्णय थे। तेंदुपत्ता की खरीदी, ये जंगल क्षेत्र में हम अब चले जा रहे हैं खेती के क्षेत्र से। 2,500 रुपये स्टैंडर्ड बैग, 1000 गड्डी का एक स्टैंडर्ड बैग मानते हैं, तो उसको 4000 करना, ये भी छोटा निर्णय नहीं था। पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेंदुपत्ता की खरीदी में जो आपने वादा किया उसे पूरा किया नहीं, बहुत गलत कमी कह रह रहे गई। हैं। वो ये कहते होंगे कि खरीदी कितनी हुई, आप रकम कितना लोगों को गया, ये तो मल्टीप्लाई हुआ। खरीदी आपने कितने लाख या कितने हजार स्टैंडर्ड बैग्स खरीदे, उनका आरोप ये होगा। लेकिन 2,500 की जगह 4,000 आपको अगर मिल रहा है तो कुल मिला के राशि कितनी जा रही है। पर जो तारीफ आपने केंद्र सरकार की पहले की थी, जिस पर बड़ा विवाद हो गया था कि केंद्र की ओर से कभी कमी नहीं की गई, आज आप उससे बिल्कुल विपरीत बात क्यों कह रहे हैं?
इसमें देखें, मेहमान कोई घर आते हैं और खास करके अगर सरकारी कार्यक्रम है और जहां केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में खास करके अगर वो डबल इंजन, एक ही रंग के डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, नहीं तो डबल इंजन तो रहता है, रंग अलग अलग हो जाते हैं। अगर दूसरी पार्टी की सरकारें केंद्र में और राज्यों में हैं तो वो अड़चने ऐसी कोई ना आए जिसमें राज्य का हित विपरीत प्रभाव हो। तो इतना शिष्टाचार रखना ये मेरा नेचर भी है, मेरा स्वभाव भी है। और ऐसी मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही थी जो पहले नहीं कही। कोरोना के समय में भी मीडिया के साथ आप लोगों ने बहुत समय दिया, आपके साथ बैठते थे, आप लोग पूछते थे वैक्सीन मिल रही है कि नहीं, तो कई राज्यों ने उस समय कहा हमको नहीं मिल रही, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने उस समय भी कहा नहीं, हम लोग को तो मिल रही। और ये राजनीति का विषय भी नहीं है, जितना हमारा हक अधिकार है या जितनी हमारी आवश्यकता है मिल रही है, तो मैं क्यों कहूंगा कि नहीं मिल रही। पंचायत विभाग में था, मैंने इसको भी मीडिया में कहा कि पीएमजेएसवाई की सड़कें हम लोग को जितने किलोमीटर टारगेट दिया गया था उतना ही नहीं करके हम उससे ज्यादा भी करते थे। उसका भी केंद्र सरकार से पैसा आता था, बोनस भी हमको दिया कि ज्यादा टारगेट आपने अचीव किया। तो भेदभाव नहीं दिखा कि अलग रंग के इंजन हैं दोनों। तो आप कह रहे हैं कि आपने जो तारीफ की वो आपकी साफ दिली थी पहले वैक्सीन के समय और अब शिष्टाचार। मेरे ख्याल से तारीफ के बजाय हाँ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस की सरकार है तो वो पैसे को रोका। क्या इस बात में सच्चाई है कि जब अभी हाल में आपने स्टेटमेंट दिया केंद्र सरकार के पक्ष में कि हाँ उनकी तरफ से मदद हुई है, तब आपको सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी तो बंद दरवाजा है, लेकिन मीडिया में उसका एक शासकीय कार्यक्रम में मेरे कथन का, जो पूर्व में भी हमारे प्रदेश में 7 सितंबर को भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी थे, गडकरी जी थे, रोड का एक भूमि पूजन टाइप का लोकार्पण कार्यक्रम था, उसमें भी यही कहा, स्टेट के हमारे प्रमुख ने यही कहा कि कई बार तो हम जितना नहीं मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है। मतलब आपको सख्ती से यह नहीं कहा गया पार्टी द्वारा कि इस तरह की बातें मत करना, हमारे लिए वोट सिले हुए हैं उस बात में लेकिन जहां तक राशि का सवाल है या व्यवहार का सवाल है, वो सरकारी कार्यक्रम में मैंने उस बाबत कहा था, एक साफ दिली से कहा था, प्रशंसा करने को नहीं कहा था, संबंध बने बिगड़े ना उस बात को ध्यान में रख कहा था। छत्तीसगढ़ के लोगों का सरकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो किसी को ऐसे शब्द कहना जो अप्रिय हो, मुझे नहीं लगता है कि वो शिष्टाचार में आता। साथ में मैंने 3 बार कम से कम फेडरल स्ट्रक्चर की बात भी कही और ये भी कहा कि हमारे हक का है, हम मांगते हैं वो मिलता है। तो ऐसा नहीं था कि, ऐसा था कि हाँ बराबर साथ साथ आपका व्यवहार ऐसा है और ये शिष्टाचार के तहत आप कह रहे हैं। इस बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व है, कोई एक चेहरा नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है। क्या ये सही है? क्या कांग्रेस एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही है कि ये होंगे हमारे सीएम, या फिर चुनाव उपरांत कोई भी हो सकता है? 2018 के चुनाव में हमारा कोई लीडर उस नाते की सिंगल फेस हो नहीं था। इस बार हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी चीफ थे पिछले बार, नेता प्रतिपक्ष थे पिछले बार, और हम लोगों ने मिलके सबने चुनाव लड़ा। इस बार ज्वाइंट लीडरशिप की बात है, इस टीम को मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइन में कौन आएंगे चीफ मिनिस्टर के, पहले कौन आए। 4 लोगों को बुलाया गया, किनको बुलाया गया? पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश बघेल, पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट चरणदास जी महंत, सीडब्ल्यूसी मेंबर ताम्रध्वज साहू और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव। ये 4 लोगों को दिल्ली बुलाया था कि स्वाभाविक है कि अब इन 4 में से चुनेंगे। अब इस बार आपको सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में आप चुनाव जीतोगे तो पहला नंबर किनका आएगा? चीफ मिनिस्टर का आएगा। टीएस सिंहदेव जी, मैं एक बात के लिए आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूं कि आप बहुत साफ बोलते हैं जो बोलते हैं, और जितनी चीजें ये कही जा रही थी कि भाई भूपेश बघेल को लेकर टीएस सिंहदेव के मन में बहुत खटास है और वो नहीं चाहेंगे कि वो सीएम बने, आपने स्पष्ट कर दिया है कि चेहरा अगर मुख्यमंत्री का सामने है तो वही बनेंगे मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं। स्वाभाविक चांस ज्यादा रहता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी क्योंकि आप दोनों की जुगलबंदी थी और उसमें मेहनत, मुझे लगता है आपकी पार्टी ने भी उस चीज को स्वीकारा था, एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस बार उसी ऊर्जा के साथ आप दोनों लगे हैं, वो टीम इस बार भी है? जी, हम 2 ही नहीं थे,
और सीनियर लीडर्स थे, सब थे, कांग्रेस के साथी थे, सबने मिलकर काम किया था, सबने बड़े मेहनत से काम किया था। लोगों के पास गए, उनका विश्वास मिला। इतना विश्वास मिलेगा मुझे अंदाज नहीं था फ्रैंकली, कि 68 सीटें मिलेंगी, उतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से बहुत सारे सीट्स निकल जाएंगी। 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ के लिए है, उतनी बड़ी सीटें नहीं होती हैं। वो हमको मिला, ये एक तरह से अप्रत्याशित था। और इस बार हम लड़ेंगे तो परफॉर्मेंस के बेस पे लड़ रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने ये नहीं कि रमन सिंह जी की सरकार ने ये खराब किया, हम इसलिए हमको वोट दो। उनने क्या किया वो आप देखो, हम ये करके देंगे। एक एजेंडा हमने रखा, घोषणा पत्र हमने रखा, मैनिफेस्टो था, पीपल्स मैनिफेस्टो था। इस बार काम को लेके हम जा रहे हैं। पिछले बार मैनिफेस्टो को लेके गए थे। मैनिफेस्टो की कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं, कुछ चीजें होंगी, लोग कहेंगे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया है, कुछ चीजें नहीं हुई, लेकिन जो हमने किया उस आधार पे हम भरोसा नागरिकों का मांगेंगे, मतदाता का मांगेंगे। तो क्या ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं जब ये आपके विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी की जीत की जो कहानी है वो सरगुजा से शुरू होगी, कि वहां से अपनी सीट तो बचाएंगे लेकिन आसपास की सीटों पर बीजेपी निकाल लेगी वहां? नहीं, देखिए, मैं जो भी करता हूं मन से करता हूं, वो भेद वाला काम नहीं है। नहीं करूंगा तो मैं बोल दूंगा नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो फिर पूरा सकूंगा कि नहीं, यानी सफल होऊंगा कि नहीं, एक अलग बात है, वो मतदाता के ऊपर है। मैं आधे मन से कोई काम नहीं करता। आपने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी हुई हैं, क्या उसे आप साझा कर सकते हैं? कौन सी चीजें हैं जो आपको लग रहा है अभी आगे करना है, एक और कार्यकाल उसके लिए? कठिन है, शराबबंदी की बात थी, वो नहीं हो पाई। एक बड़ा टारगेट है, वो नहीं हो पाया। 6-7 और बातें हैं जिनको घोषणा पत्र में रखा गया था, वो अभी नहीं हो पाई हैं। तो कुछ बातें हैं। 281 बिंदु थे घोषणा पत्र में, 36 बड़े लक्ष्य थे। तो ये 36 में 24 को हम कह सकते हैं कि या तो पूरा कर लिया है या टच कर लिया है, उसमें आंशिक हो गया होगा। 12 में कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो 100% डिलीवरी हुई है, ये बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इश्यूज में काफी अच्छा काम हुआ। करप्शन पर बहुत घेर रही है बीजेपी कांग्रेस को, कह रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार छत्तीसगढ़ की अब तक। अपने घरों में देख के फिर बोलना चाहिए दूसरे के लिए। करप्शन नहीं है। करप्शन, देखिए, मैं फिर फंस जाता हूं कुछ बोल के लेकिन कहीं भी कुछ नहीं होता। हमारा समाज, हमारी दुनिया पूरी साफ सुथरी है, कहीं कुछ लेन देन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ होता होगा जिसको हमने शिष्टाचार भी बना दिया। वो बातों को अगर छोड़ दिया जाए, गलत कोई करते हुए जांच के दायरे में आता है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदार जगहों पे हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और बेखौफ और बेलगाम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो बात नहीं है। बाकी ये दुनिया है, एक तरीके से चल रही है, वो हम आप सब जानते हैं कि कुछ कुछ होता है। तो आप इसे राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई नहीं मानते हैं? द्वेष की कार्रवाई इसलिए कि टारगेटेड है। ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में या उनसे जुड़े हुए लोगों में। और ये भी बात सामने आती है कि अगर आप गैर भाजपा के दल के या सरकार के हिस्सा हैं, कार्रवाई आपके ऊपर चालू हो गई, ईडी, आईटी इत्यादि की, अगर आपने दल बदल लिया तो कार्रवाई रुक जाती है। तो ये क्या दर्शाता है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, और जगह के लोग जो ऐसे ही कार्रवाई के दायरे में थे, उन्होंने पाला अगर बदल लिया तो कार्रवाई भी रुक गई। तो ईडी निष्पक्ष अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी। दिख रहा है कि ये टारगेटेड है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप निष्पक्ष कार्रवाई करो, XYZ कोई भी हो, वो उसके दायरे में आते हैं तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे कहते हैं जॉब ऑफर आपको भी बहुत मिले थे। जी, ये भी सही है कि उस समय जब लोगों को लग रहा था कि शायद बाबा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मैं मेंटली तैयार भी हो रहा था, अपने साथियों को भी तैयार कर रहा था कि मन नहीं है, इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। तो कई जगह से बातें आई, लगभग सभी जगह से बातें आई किसी ने चाय पे बुलाया, किसी ने भोजन पे बुलाया। मैंने कहा नहीं, आपने बुलाया है, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन दूसरे नाते मैं नहीं आ पाऊंगा।
मतलब पार्टी के अंदर की नाराजगी पार्टी के अंदर ही आपको सुलझाना। वो मैं या तो पार्टी में रह के काम करूंगा, नहीं तो बाहर दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। ये सबको मैंने यही संदेश दिया और मिला भी। जहां जहां से ऐसा न्योता आया था मैं सबसे मिला और सबसे मैंने यही कहा मिलने के पहले, ताकि ऑकवर्ड ना हो कि आप तो आगे मिलने, मतलब आप तो रास्ता खोल के आ रहे हो, अभी चांस है कि अच्छा ये आप आगे मिलने आप कह रहे हो कि ये तो नहीं। मैंने कहा वैसा नहीं, चाय पे आपने बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वो बात नहीं हो पाएगी मेरे से। आपकी पार्टी के भीतर इतना लोकतंत्र है कि बातें सुलझ जाएं, क्योंकि आरोप तो उल्टे लगते हैं। ऐसी दिक्कत नहीं होती, जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं या अलग तरीके से साथ चलने की बात होती है। किस घर में फ्रिक्शन नहीं होता? माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, ये बेसिक इकाई हमारी समाज की है परिवार। उस परिवार से अगर फ्रिक्शन होता है तो हम उसके ऊपर जाएं। दोस्तों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता क्या? समूहों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता क्या? हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की बात, थोड़ी अनबन की बात हमेशा रहती है, मानव स्वभाव है। तो राजनीति में अगर ये आ जाता है तो हाईलाइट हो जाता है। तो आपके रिश्ते अभी आप कैसे कहेंगे अपने मुख्यमंत्री के साथ? अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, काम करने में दिक्कत नहीं जाती। विभाग में जैसे सबसे पहले पता चलेगा विभाग में काम करने को मिल रहा है कि नहीं, तो ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। जहां महसूस किया तो मेरे को लगा इस विभाग में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने छोड़ भी दिया। पंचायत विभाग मैंने छोड़ भी दिया था कि मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरी टीम को नुकसान हो रहा है। नंबर 5 पे, नंबर 6 पे आप उतार रहे हो बैटिंग करने और मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो टीम को नुकसान हो रहा है, तो मैं पीछे हो गया। जहां काम कर पा रहा हूं वहां वही मुख्यमंत्री हैं, अड़चन नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कत नहीं जा रही, जीएसटी में दिक्कत नहीं जा रही, बिजली विभाग कुछ महीनों से मिला है काम करने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही। कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है कि ये जो बोले वो नहीं करना। दूसरा आरोप जो एक करप्शन का पहला मुद्दा जिसे लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और उसके आरोप प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी प्रचार के लिए सभाएं या रैलियां होती हैं वहां पर कहा जा रहा है। दूसरी चीज, धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को यहां पर घेरा जा रहा है। धर्मांतरण की तो कोई बात नहीं है जो मैंने ऐसे देखा या सुना। मैं भी ऐसे क्षेत्र में आता हूं जहां पहले की तुलना में ईसाई समाज के लोग आज कुछ संख्या में दिखते हैं। बस्तर रीजन है और जगह है, यहां पर भी कुछ ऐसी बात आती है। बात धर्मांतरण की नहीं सुनने में आ रही, बात उलट ये आ रही है, खास करके बस्तर इलाके में, कि कुछ राजनीतिक दल के लोग जिनकी एक विशेष विचारधारा है, वो ईसाई समाज के लोगों को मुर्दे दफनाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये पता नहीं आपकी जानकारी में ये बात आई कि नहीं। वहां एक उन्हें मूवमेंट चला रखा है, उसमें उस माध्यम से समाज में स्प्लिट हो जाए। ये हिंदू मुस्लिम हमने सुना, हिंदू क्रिश्चियन, ट्राइबल क्रिश्चियन, एक उस खाई को बनाने का, एक वहां बनाने का एक सिलसिलेवार वाकया चला पड़ा है पिछले 2-3 साल से खास करके। तो वो एक इशू वहां पर है जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये लग रहा है कि हम एकदम गलत तरीके से हमारे ऊपर इस तरह से दबाव बनाया गया है। उसको सरकार एड्रेस कर रही है उस हिसाब से। सरकार ने ये कहा है कि ऑन मेरिट आप कार्रवाई करिए, कोई भी गलत काम करे आप उसको रोकिए। अपने प्राइवेट जमीन में नहीं दफनाने दे रहे हैं। सामुदायिक शब्द वो हो, बरियल ग्राउंड हो तो एक अलग बात है। ये पब्लिक की जमीन हो गई, वो तो छोड़िए, वो तो ऐसे समाज को मिलती है। दुनिया में धर्म 2 आधार पे चलता है, एक जो मुर्दा दफनाते हैं और एक जो दाह संस्कार करते हैं। दुनिया में 2 ही धर्म है, 2 ही प्रकार की रीति रिवाज है मृत्यु के बाद की। तो जो धर्म के मानने वाले दफनाते हैं, उनमें से एक समुदाय को आप कह रहे हो कि हम दफनाने नहीं देंगे। कह रहे हो कि अच्छा सरकारी जमीन नहीं, हम अपने निजी जमीन में हम अपने परिवार के जिनकी भी मृत्यु है हम दफनाना चाह रहे हैं, हम वहां भी नहीं दफनाने देंगे, उखाड़ दे रहे हैं। ये वहां पर एक टारगेटेड प्रयास किया जा रहा है कि उस नाते अगर कोई उनके साथ खड़ा हो गया कि देखो ये कस्टम के खिलाफ, तो हमारे को वोट की राजनीति में वोट बढ़ जाए। ये बस्तर में चल रहा है। बाकी धर्मांतरण वाली तो क्योंकि अपितु यहाँ तो राम वन गमन पथ और कौशल्या माता और यही तो पूछ रही थी मैं। ये धर्मांतरण, तो ये दूसरे पैरेलल लाइन ये भी तो चल रहा है। ये भी चल रहा है क्योंकि यहाँ की सभ्यता से जुड़ी हुई बात है
और कांग्रेस को जिस बात को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि ये तो सेक्युलर मतलब धर्म को नहीं मानते, सब धर्म अपने हिसाब से काम करे, आप दफना नहीं सकते। हिंदुस्तान में आप किसी एक धर्म को मानने वाले हो तो आप अपने परिवार में कोई मृत होंगे, आपकी रीति रिवाज अगर दफनाने की है तो आप नहीं दफना सकते। ये एक सोच हो गई। और कांग्रेस की सोच है जनरली कि आप अपने रीति रिवाज से चलो, तो उसको ये कहना कि नहीं आप तो अपने धर्म को नहीं मानते, तो कांग्रेस भी इस बात बारे में सेंसिटिव होके हो सकता है कि कुछ ऐसे काम कर रही हो जिसको लोग सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहते हैं। पर आप कह रहे हैं वो आपकी धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता के एक अंग है कि सभी किसी समाज को गवर्नमेंट ने ये नहीं, आपने देखा होगा कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, या ये ज्यादा करेगा। अजान भी पढ़े जा रहे होंगे, गुरुद्वारे में भी अरदास हो रही होगी। जैन समाज को भी मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई दिक्कत है, बौद्ध समाज की तरफ से कोई शिकायत आई हो। अमूमन और जो धर्म के मानने वाले हैं, किसी को ये कि सरकार की तरफ से आपको कोई पाबंदी है या कोई विशेष बढ़ावा है। दूसरी चीज, अधिकतर जो उपलब्धियां आप लोग कहते हैं अपनी, वो बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार की उपलब्धि कही जा रही है और उसमें किसानों का मुद्दा हो जाता है। जब आप लोग उस पैडी प्रोक्योरमेंट को दिखाते हैं तो बीजेपी कहती है कि दाना दाना जो अनाज है वो खरीद रही है केंद्र सरकार, केंद्र उसके पैसे दे रही है। देखिए सच्चाई क्या है, देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक नीति चल रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ अनाजों पे घोषित होता है और कुछ राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खाद्यान्न खरीदती हैं। केंद्र की अगर नीति होती तो सभी राज्य खरीद रहे होते। क्या उत्तर प्रदेश में, जहां से प्रधानमंत्री जी आज संसद सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता है। अगर केंद्र की नीति होती, क्या गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदते हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, तो गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम नेशनल मतलब हर राज्य में हो रहा है। ये 5 राज्य अभी चुनाव को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में धान की बात की क्या? मेघालय में धान की बात की क्या? मध्य प्रदेश में धान की बात की क्या? राजस्थान में धान की बात की क्या कि हम खरीद रहे हैं आपका धान? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ा कदम उठा के यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में जब आपने धान खरीदने नहीं दिया तो इनपुट क्रेडिट आपको देके 9,000 रुपए प्रति एकड़ धान की खेती के पीछे आपको एडिशनल राशि उपलब्ध करे। पहले साल धान हमने बोनस दिया, उन्होंने कहा आप बोनस दोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। तो हमने तो कहा है किसानों को कि हम देंगे आपको दाम। अब केंद्र सरकार चावल नहीं उठाएगी तो अब हम क्या करें? तो प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो ठीक है, आप बोनस दोगे तो गलत है। तो हम लोगों ने कहा कान ऐसे नहीं पकड़ने, चलो ऐसे पकड़ लेते हैं। तो इनपुट हम लोगों ने भी दे दिया, आप 6,000 दे रहे हो, हम 9,000 दे रहे हैं। लेकिन देखिए ना, पिछली बार भी आप लोग ऐसे एक नया पैसा, हाँ। आधा नया पैसा धान की खरीदी में केंद्र सरकार, आधा नया पैसा हाँ। केंद्र सरकार नहीं देती। ये राज्य की सरकार बैंकों से लोन लेती है और लोन लेके अपने बजट का उसमें प्रोविजन करती है। करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का लोन लेती है और उसको फिर पटाती है। केंद्र की सरकार एफसीआई के माध्यम से चावल का भंडारण करके एक स्टॉक रखती है देश में। आप जान रहे हैं, उसका गेहूं का इत्यादि इसका फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखती है। वो स्टॉक उसको जब खरीदना पड़ता है वो कहीं कहीं से खरीदती है, तो उसमें छत्तीसगढ़ से भी खरीदती है। तो वो कह रहे हैं कि हो हम चावल खरीद रहे हैं। धान के लिए एक नया पैसा किस अकाउंट से आया? आधा, एक भी ज्यादा हो जाएगा। आधा नया पैसा केंद्र सरकार के बजट के किस हेड से छत्तीसगढ़ सरकार को मोदी जी और उनकी सरकार दे रही है? बता दें। इसी पे वोट करा लीजिए, इसी पे चुनाव करा लीजिए। दिक्कत है ना कि इसी पे वोट कराने में दो अलग अगर अलग हम सवाल गलत से मान लिया हैं जाता तो है। हम गलत हैं तो हम सरकार से हमको हटा दीजिए। पिछली बार आप लोग ऐसा प्रचंड बहुमत जीत कर यहाँ पर आए और 1 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वैसे ही आप लोग रह गए पीछे। मतलब मोदी जी के चेहरे पे इश्यूज अलग हैं। भयंकर भरोसा है लोगों को, जो विधानसभा में नहीं चलता है लेकिन लोकसभा में चल जाता है। मोदी जी का चेहरा जब हम बोलते हैं तो क्या हर जगह, हर चुनाव में, हर राज्य में एक जैसा है?
नहीं है। जब राज्य के चुनाव होते हैं तो इश्यूज राज्य के होते हैं। उसमें मोदी जी का चेहरा हमने बड़े पैमाने पे देखा कि बंगाल में भी प्रोजेक्ट किया गया, उसके पहले बिहार में किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल में भी किया गया कि मेरे नाम पे आप वोट दीजिए। फिर हमने कर्नाटक में भी देखा कि आज तक के चुनावों की सबसे बड़ी रैली 26 किलोमीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी के काफिले की रैली उनने निकाली। वोट मिला क्या? नहीं मिला। मोदी जी का नाम हम कह सकते हैं यूपी में जीते, मोदी जी का नाम हम कह सकते हैं तो उत्तराखंड में जीते, लेकिन सब राज्यों में अगर मोदी जी के नाम से ही हार जीत हर चुनाव में होती, ये सारे राज्य बीजेपी के पास होते। तो इश्यूज राज्य के अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं। केंद्र के चुनाव जब आ रहा है तो अभी मोदी जी और उनका जो एनडीए है या उनका जो ग्रुपिंग है ये भारी पड़ रहा है, इसीलिए तो इंडिया का अभी कंसेप्ट सामने आया। पर ये इंडिया की बात आपने सही याद दिलाई कि यहाँ तो आपके जो कथित घटक दल हैं वो सब आपके सामने खड़े हैं चुनाव में। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम यहाँ, ये लोकसभा चुनाव से चालू होने की बात है। अच्छा, और अभी national विधानसभा में नहीं लागू अभी हो तो हम लोग की जानकारी में कोई गए। पर अंडरस्टैंडिंग कोई नुकसान होगा अगर ये पार्टियां उतारती हैं अपने कैंडिडेट्स? कुछ हो सकता है, ज्यादा नहीं। ट्रेडिशनल जो लड़ते रहे, एनसीपी यहाँ से लड़ती रही है, बीएसपी तो खैर इस घटक में है नहीं। बाकी जो दल हैं, आम आदमी पार्टी अब उभरने की कोशिश कर रही है, यहाँ भी अपने कैंडिडेट्स खड़े करने की कोशिश कर रही है। बाकी जो इंडिया के घटक हैं, सपा, वो भी खड़ी करती रही है। तो नया कुछ और नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ती रही है, सीपीआईएम भी, सीपीआई भी। तो नया कुछ नहीं होगा कि पहले नहीं होता था, अब इंडिया के घटक लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। विधानसभा आप लोग अपने ही दम पर आश्वस्त हैं? अभी तक जिस प्रकार से चला है, 90 की 90 विधानसभा हम लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पे लड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि मतदाताओं का हम लोगों को आशीर्वाद मिले, सहयोग मिले, समर्थन मिले। कम से कम 2/3 बहुमत से जिताएं, मन को अच्छा लगेगा, काम करने की और मंशा बनी रहेगी। ऐसे तो कुछ साथी 75 पार कह रहे हैं, तो 2/3 से कम होगा तो मन थोड़ा छोटा होगा। 75 पार वाकई संभव हो सकता है? वो जैसे लोकसभा में हम कहते हैं कि 400 से ऊपर वो सीटें तो आएंगी। बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार, उनका लक्ष्य हर बार बढ़ता है 100 सीटों का। वहां पर यूपी में अपन ने देखा तो वहां भी एक चुनाव के पहले पार्टियां एक टारगेट रखती हैं कि अच्छा करना चाहते हैं। तो आपका जो इंटरनल आकलन है वो क्या यही कह रहा है? 60 से कम तो नहीं, नहीं आना चाहिए। थोड़ी निराशा होगी 60 से कम आएगा। पर ये लिस्ट क्यों नहीं निकल पा रही है? आप लोग, आप तो हैं उसके सदस्य, आपको तय करना है। दो बात है, एक हम लोग को जल्दी नहीं महसूस हो रही कि जल्दी क्यों करना। इसमें 2-3 चीज हमने देखा, ऐसे भी देखते रहे, सालों साल चुनाव होते रहे। बीजेपी ने जल्दी लिस्ट जारी कर दी, अब उनके बीच में डिसेंशन की बातें भी आने लग गई। एक ये होता है कि जल्दी कर दो तो मीट आउट करने का भी टाइम मिल जाएगा, इसलिए जल्दी कर दो क्योंकि चुनाव में तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जिसको आपको चुनाव एमएलए या एमपी का लड़ाना है उसको 2 महीने में तैयार आप कर सकते हो। जो 5 साल या सालों से लगातार काम करते रहते हैं वही लोग इस चुनाव या ऐसे चुनाव में सफलतापूर्वक भाग ले सकते हैं। तो टिकट डिक्लेयर होने से कुछ नया चीज नहीं होता उनके लिए व्यक्तिगत, जहां तक लोगों के बीच में जाने का सवाल है। और आज के युग की दूसरी चीज चालू हो जाती है कि जितना जल्दी आपने टिकट अनाउंस कर दिया, तो दुर्गा पूजा है, तो गणेश पूजा है, तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें भी मदद करिए, इसमें भी मदद करिए, इसमें भी मदद करिए। और आजकल की रीतियां कुरीतियां हो गई हैं, तो जितना जल्दी आप अनाउंस करते हैं भार कैंडिडेट के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं अनाउंस हुआ अगर, तो उसके पीछे रणनीति है? आप रणनीति, सोच भी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। खास करके चुनौती भी है कि 71 हमारे जीते हुए हैं, तो सिटिंग इज गेटिंग, 71 के 71 को रिपीट कर दीजिए। उसके बारे में एंटी इनकम्बेंसी की भी बात आ रही है। गवर्नमेंट है तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, ये स्वाभाविक है कि मैं अगर सत्ता का हिस्सा हूं तो बाबा मैंने आपको ये काम कहा था, ये नहीं हुआ। विपक्ष में है तो क्या करें, देखिए हम लोग की तो सरकार नहीं है, हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। तो सरकार में जो रहते हैं उनके ऊपर एक दबाव भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बेटर नहीं कर सकते, लेकिन एक दबाव होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी 71 हमारे
सीएम को छोड़ दीजिए 70 बचे, तो 70 के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी होगी, उसका विश्लेषण करना। जो सिटिंग है उनको ऐसे ही ड्रॉप कर देना आसान नहीं है, उनको टिकट देना अगर रिपोर्ट ठीक नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है, तो इट इज नॉट इजी, आसान नहीं रहता है कि बस ऐसे, क्योंकि फिर जितना भी है 60 या उससे ज्यादा लाना भी है। पहले तो 45 से ऊपर, हाँ, फिर 52 से ऊपर, फिर 60 से ऊपर, फिर 75 पार, तो जल्दीबाजी आप में कह रहे हैं कि 75 पार लक्ष्य मुश्किल बड़ा है। है, लेकिन ऑल इज वेल कांग्रेस के लिए। आई एम क्वाइट श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए। बहुत